जरा सोचिए, समय से पहले का समय, एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था, बस एक अनंत शून्य, एक विशाल अंधेरा फैलाव जहां बस गैस और धूल के बादल घूम रहे हैं। ये बादल धीरे धीरे एक दूसरे के साथ मिलते और टकराते रहते थे। अरबों साल पहले ये था हमारा ब्रह्मांडीय पालना। यहां से ही हमारे ब्रह्मांड की कहानी शुरू होती है। पदार्थ के इसी कैओटिक बलय से हमारे ग्रह पृथ्वी का जन्म हुआ। यह एक अद्वितीय प्रक्रिया थी जिसमें अनगिनत घटनाएं शामिल थीं। हमारे ग्रह के निर्माण की कहानी अद्भुत है, जिसमें कॉस्मिक कोलिजन्स हैं, भयंकर गर्मी है और एक प्राइमोर्डियल सूप से जीवन का धीरे धीरे इमर्जेंस है। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। ब्रह्मांड अपनी प्रारंभिक अवस्था में निरंतर परिवर्तन की जगह था। यहाँ हर पल कुछ नया हो रहा था। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड का शिल्पकार इन बिखरे हुए कणों को एक साथ खींचता गया। ये एक अदृश्य शक्ति थी जो सब कुछ नियंत्रित कर रही थी। जैसे जैसे ये कण टकराते गए, उन्होंने गर्मी पैदा की। यह गर्मी ब्रह्मांड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। युगों तक चली इस प्रक्रिया से अत्यधिक गर्म पदार्थ की एक विशाल घूमती हुई डिस्क का निर्माण हुआ। यह डिस्क धीरे धीरे ठंडी होती गई और इससे ग्रहों का निर्माण हुआ। इस चक्रवाती आग के केंद्र में एक तारे का जन्म होने वाला था। यह तारा हमारे सौर मंडल का केंद्र बन गया। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के घूमते हुए केंद्र में गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता रहा। केंद्र पर भारी दबाव ने न्यूक्लियर फ्यूजन को प्रज्वलित किया। अकल्पनीय बल के तहत एक साथ आए हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में बदल गए और अपार ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। इसने हमारे सूर्य के जन्म का प्रतीक किया, आग का एक तेज गोला जिसने आसपास के अंधेरे को दूर भगाया। सूर्य के जन्म का आसपास की गैस और धूल की डिस्क पर गहरा प्रभाव पड़ा। शक्तिशाली सौर हवाएं, आवेशित कणों की धाराएं शुरुआती सौर मंडल में फैल गईं। इन हवाओं ने हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों को और दूर धकेल दिया, जिससे भारी तत्व नवजात तारे के करीब रह गए। इस प्रक्रिया ने हमारे अपने ग्रह सहित ग्रहों की संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंतरिक सौर मंडल में जहां भारी तत्व एकत्रित हुए थे, ग्रह निर्माण की प्रक्रिया पूरे जोरों पर थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों द्वारा एक साथ खींचे गए धूल के कण आपस में चिपकने लगे। ये क्लम्प्स लाखों वर्षों में बड़े और बड़े पिंडों में विकसित हुए, जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है। प्रारंभिक सौर मंडल एक काओटिक और हिंसक जगह थी। गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचे गए प्लैनेटेसिमल अविश्वसनीय गति से एक दूसरे से टकराते थे। कुछ टक्करें मामूली थीं, जबकि अन्य विनाशकारी टक्करें थीं जिन्होंने इन नवजात दुनियाओं को चकनाचूर कर दिया। पदार्थ के इसी बवंडर से पृथ्वी, जो अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, आकार लेने लगी। प्रारंभिक पृथ्वी उस नीले ग्रह से बहुत अलग थी। यह एक पिघला हुआ अंगारा था जिस पर क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की बमबारी हो रही थी। इन टक्करों ने युवा ग्रह पर पानी और अन्य वाष्पशील यौगिक पहुंचाए। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी, उसकी सतह ठोस होने लगी, जिससे पहला क्रस्ट बना। ठंडा होने की प्रक्रिया में लाखों साल लग गए। ज्वालामुखी विस्फोटों के माध्यम से ग्रह के आंतरिक भाग से निकली जल वाष्प वायुमंडल में जमा होने लगी। जैसे जैसे तापमान गिरता गया, यह जल वाष्प संघनित हो गया, जिससे पहले बादल और अंततः वर्षा हुई। कल्पों से वर्षा का पानी ग्रह के निचले इलाकों में इकट्ठा होता रहा, जिससे पहले महासागर बने। भाग 5, जीवन की चिंगारी, एकल कोशिकाओं से जटिल जीवों तक। यह एक अद्भुत यात्रा है जो अरबों वर्षों में फैली हुई है। शुरुआती महासागर जीवन के निर्माण खंडों से भरे हुए थे। ये छोटे छोटे जीवाणु और सूक्ष्म जीव जीवन के पहले संकेत थे। धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों द्वारा पृथ्वी पर पहुंचाए गए कार्बनिक अणु ग्रह के प्रिमोर्डियल सूप के साथ परस्पर क्रिया करते थे। इन अणुओं ने जीवन के मूलभूत तत्वों का निर्माण किया। इस रासायनिक रूप से समृद्ध वातावरण में पहले जीवन रूपों का उदय हुआ। ये जीवन रूप सूक्ष्म और सरल थे, लेकिन उन्होंने जीवन की नींव रखी। ये सरल एकल कोशिका वाले जीव थे, लेकिन उनके उद्भव ने पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। इन जीवों ने जीवन के जटिल रूपों के विकास की शुरुआत की। अरबों वर्षों में जीवन विकसित और विविधतापूर्ण हुआ। समुद्री जीवन के विभिन्न रूप उभरे और विकसित हुए। एकल कोशिका वाले जीवों ने बहुकोशिकीय जीवन को जन्म दिया। यह एक महत्वपूर्ण विकास था जिसने जीवन को और अधिक जटिल और विविध बनाया। प्रकाश संश्लेषण विकसित हुआ, जिससे जीवों को ऊर्जा बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति मिली। इसने जीवन को एक नई दिशा दी।
इस प्रक्रिया ने वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ी, धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल को बदल दिया और अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ऑक्सीजन की उपस्थिति ने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भाग 6, ऑक्सीजन और ओजोन परत, एक रहने योग्य दुनिया का निर्माण। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का उदय एक गेम चेंजर था। ऑक्सीजन कई प्रारंभिक जीवन रूपों के लिए विषाक्त था, लेकिन इसने एरोबिक श्वसन के विकास का भी मार्ग प्रशस्त किया, जो ऊर्जा उत्पन्न करने का एक अधिक कुशल तरीका था। इसने जीवों को बड़ा और अधिक जटिल होने दिया। ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन के अणुओं पर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण की बमबारी होती थी। इससे ओजोन का निर्माण हुआ, एक ऐसा अणु जो एक ढाल के रूप में कार्य करता है, जो पृथ्वी पर जीवन को हानिकारक यूवी विकिरण से बचाता है। ओजोन परत एक महत्वपूर्ण विकास था, जिसने पृथ्वी की सतह को जीवन के पनपने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बना दिया। भाग 7, महाद्वीपों का खिंचाव और दिग्गजों का युग। पृथ्वी के पूरे इतिहास में ग्रह की सतह निरंतर गति में रही है। पृथ्वी की पपड़ी विशाल प्लेटों में टूटी हुई है, जो एक दूसरे के साथ चलती और परस्पर क्रिया करती हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स के रूप में जानी जाने वाली इस प्रक्रिया ने पृथ्वी के महाद्वीपों, महासागरों और पर्वत श्रृंखलाओं को आकार दिया है। लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले महाद्वीप पैंजिया नामक एक सुपरकॉन्टिनेंट में एक साथ जुड़े हुए थे। लाखों वर्षों में पैंजिया टूट गया और महाद्वीप अपने वर्तमान स्थानों पर चले गए। इसके बाद मेसोजॉइक युग में डायनासोरों का उदय और पतन हुआ, जो पृथ्वी पर चलने वाले अब तक के सबसे बड़े भूमि जानवर थे। भाग 8, बर्फ का शासन, अस्तित्व की परीक्षा। पृथ्वी की जलवायु ने अपने पूरे इतिहास में नाटकीय बदलाव देखे हैं। अत्यधिक गर्मी की अवधि के बाद हिमयुग आए हैं, ऐसे समय जब विशाल बर्फ की चादरें ग्रह के बड़े हिस्से को कवर करती थी। इन हिमयुग चक्रों का जीवन के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सबसे हालिया हिमयुग लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था और लगभग 11,700 साल पहले समाप्त हुआ था। इस समय के दौरान उत्तरी गोलार्ध में बर्फ की चादरें फैल गईं और पीछे हट गईं। इन कठोर परिस्थितियों ने कई ठंडे अनुकूलित जानवरों के विकास को जन्म दिया, जिनमें ऊनी मैमथ, कृपाण दांतेदार बिल्लियां और प्रारंभिक मनुष्य शामिल हैं। भाग 9, मानवता का उदय, पृथ्वी के लिए एक नया युग। पिछले हिमयुग के अंत ने पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। जैसे जैसे ग्रह गर्म हुआ, हिमयुग के दौरान विकसित हुए मनुष्य फलने फूलने लगे। वे दुनिया भर में चले गए, कृषि विकसित की और सभ्यताओं की स्थापना की। मानवता के उदय ने एक नए भूवैज्ञानिक युग, एंथ्रोपोसीन की शुरुआत को चिह्नित किया। यह युग पृथ्वी की प्रणालियों, जिसमें वायुमंडल, जीवमंडल और जलवायु शामिल हैं, पर मानवीय गतिविधियों के महत्वपूर्ण प्रभाव से परिभाषित होता है। भाग 10, एंथ्रोपोसीन युग, ग्रह पर मानव प्रभाव। एंथ्रोपोसीन पृथ्वी के लिए अभूतपूर्व परिवर्तन का समय है। विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति के बाद से मानवीय गतिविधियों का ग्रह पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में ग्रीनहाउस गैसें छोड़ी हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। वनों की कटाई, प्रदूषण और संसाधनों का अत्यधिक दोहन आज हमारे ग्रह के सामने आने वाली कुछ चुनौतियां हैं। इन कार्यों के परिणाम पहले से ही दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। समुद्र का बढ़ता स्तर, अधिक बार और तीव्र गर्मी की लहरें और मौसम के मिजाज में बदलाव इसके कुछ उदाहरण हैं। यह स्पष्ट है कि मानवीय गतिविधियां पृथ्वी की प्रणालियों को उनकी सीमा तक धकेल रही हैं। भाग 11, हमारी साझा जिम्मेदारी, हमारे ग्रह घर की रक्षा करना। यह एक ऐसा मिशन है जो हम सभी को एकजुट करता है। पृथ्वी और वास्तव में उस पर मौजूद सभी जीवन का भविष्य आज हम जो चुनाव करते हैं उस पर निर्भर करता है। हमारे छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस ग्रह, हमारे एकमात्र घर की रक्षा करें आने वाली पीढ़ियों के लिए। यह एक नैतिक कर्तव्य है जिसे हमें निभाना होगा। इसके लिए प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारे संबंधों में मूलभूत बदलाव की आवश्यकता है। हमें प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में रहना सीखना होगा। हमें जीवन के एक अधिक स्थायी तरीके की ओर संक्रमण करने की आवश्यकता है, जो ग्रहों की सीमाओं का सम्मान करे और हमारे पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन आवश्यक है। इसमें जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करना, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाना,
हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और उन्हें पुनर्जीवित करना और जैव विविधता की रक्षा करना शामिल है। हर प्रजाति का अस्तित्व महत्वपूर्ण है। चुनौतियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे दुर्गम नहीं हैं। हमें मिलकर काम करना होगा। एक साथ काम करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां मानवता और प्रकृति दोनों फल फूल सकें।